बाद जैसे कि प्रेग्नेंट है तो आपने उसके कार्ड पे लिख देना है कि प्रेग्नेंट। जो फीमेल कंसीव नहीं करेगी तो एग्जैक्ट उसी 11-12 दिन के बाद उनको आपने दोबारा क्रॉस करवा लेना है कि कम से कम दिन किसी मादा के आपके पास ऐसे गुजरे जबकि वो ब्रीडिंग में ना हो। यानी आपने हर हाल में किसी भी मादा को प्रोडक्शन लाइन में लेके आना है। अगर कोई मादा प्रोडक्शन लाइन में आपके पास नहीं चल रही तो वो आपके फार्म पर बोझ बनी हुई है। इसके अलावा जो बच्चों के लिए, जो जैसे कि आपको ये पता हो कि बच्चे जो है उनको कैसे खुराक देनी है कि उनका मैक्सिमम सर्वाइवल हो सके, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं या तो पैदावार ले ही नहीं पाते या फिर पैदावार इतना तेजी से लेते हैं कि बच्चे जो है वो कंप्रोमाइज होते हैं, और अगर उनको खुराक कंप्रोमाइज तरीके से दी जाए तो उनका सर्वाइवल नहीं होता। तो रैबिट के बच्चों को ऐसी खुराक आपने देनी है जो कि उनकी जिस्मानी जरूरत को पूरा करे, इससे उनमें बीमारियां नहीं आएंगी, सर्वाइवल बेहतरीन होगा। इसमें नस्ल जो ज्यादा से ज्यादा पैदावार देने पर हामिल हो, यानी ऐसी नस्ल हो, सिर्फ नाम की न्यूजीलैंड व्हाइट नहीं चाहिए आपको प्रॉपर डेवलप शुदा पेरेंटल फ्लैग चाहिए जो कि बार बार एक ही खानदान में क्रॉस ना हो रहा हो। अगर तो इस तरह का मामला होगा तो आगे आने वाली जो नस्ल होती है वो कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देती, ना ही ग्रोथ के एतबार से, ना ही पैदावार के एतबार से, ना ही सर्वाइवल के एतबार से। आपको पता हो कि जो कारोबार आप करने जा रहे हैं इस कारोबार की हकीकी मार्केट क्या है। यानी ये नहीं हो सकता कि कोई भी आपको कहे कि रैबिट से आप रातों रात अमीर हो जाएंगे और आप उस पर भरोसा करके और अपना पैसा इन्वेस्ट कर लें, कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं है। रैबिट ना ही मनों के हिसाब से गोश्त देता है, ना ही ये कोई दूध देता है। इसका मुनाफे का जरिया सिर्फ और सिर्फ इसमें से जो पैदावार आती है उसी से आपका मुनाफा जनरेट होता है। और वो जो रैबिट दिन ब दिन माशाल्लाह से पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं, फार्म के फार्म खड़े कर दिए और मजीद बढ़ते जा रहे हैं, उसका जो अल्टीमेट जो उसकी मार्केट है वो बेसिकली है रैबिट का गोश्त। इसकी मार्केट पे आप काम करेंगे और ये वो मार्केट है जो आज भी है, 10 साल बाद भी होगी, 100 साल बाद भी होगी। जितना वक्त गुजरेगा इसकी पॉपुलैरिटी, इसकी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। तो एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल आपको बनाना पड़ेगा जिसमें आपको पता हो कि आपके पास पहला फ्लॉक आने तक जो प्रोडक्शन आपकी तैयार होती है उस प्रोडक्शन तक आपके तमाम जितनी भी बड़े खर्चे, छोटे खर्चे, मेडिसिन, फीड, लेबर, हर चीज उसमें शामिल होनी चाहिए। क्या आप भी खरगोश फार्मिंग जो कि खुसूसी तौर पे गोश्त के मकसद से की जाती है उससे ज़्यादा मुनाफा हासिल करना चाहते हैं? तो फिर ये वीडियो आज आपके लिए ही खुसूसी तौर पे रिकॉर्ड की जा रही है। मैं हूं आदिल खान, CEO ऑफ सेफ रैबिट फार्म पाकिस्तान, जिसे कि कुछ दिन पहले हमने एक पोस्ट डाली थी और उस पोस्ट में हमने आप सब ऑडियंस से ये पूछा था कि क्या आप खरगोश के गोश्त के मकसद से फार्मिंग में ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी हासिल करना चाहते हैं या उसके तरीक़ेकार क्या है। तो आप लोगों का भरपूर वहाँ पे रिस्पांस आया, जिसकी बुनियाद पे आज आपके लिए वीडियो खुसूसी तौर पे रिकॉर्ड करवाई जा रही है। इसमें हम कुछ बेसिक बड़े चीदा पॉइंट्स आपको दिखाएंगे जहाँ पे अगर आप गलतियाँ नहीं करेंगे तो आपके कामयाबी के चांसेस अप टू 90% तक होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कामयाबी मिलेगी। सबसे पहली बात कि आपके पास एक बेहतरीन फिजिबिलिटी हो, यानी कि एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल आपको समझ में आए और आपको पता हो कि आप क्या करने जा रहे हैं और कैसे करेंगे और कैसे आप स्टेप बाय स्टेप उस अपने फार्म को प्रॉपर डेवलप करेंगे। इसमें सबसे पहले फिजिबिलिटी आ गई, जो आपके पास बजट है कि उस बजट के अकॉर्डिंग आप एक प्रॉपर फार्म जो है डेवलप करें। यानी कि ये ना हो कि आप फार्म डेवलप तो कर लें लेकिन जो जानदार आपके पास हैं तो उनको खिलाने के पैसे आपके पास ना हो, क्योंकि ये कारोबार शुरू करने के लिए जो ज़्यादा बड़े जो एक्सपेंसेस होते हैं, नंबर 1 रैबिट्स, नंबर 2 केजेस और नंबर 3 उनका ऑपरेशनल कॉस्ट, जो उनको आप खिलाते हैं उनकी वो अखराजात, अगर उसको आप इग्नोर करते हैं तो अक्सर आप फिर कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं रैबिट्स में और वहाँ से आपकी नेगेटिविटी या फेलियर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल आपको बनाना पड़ेगा जिसमें आपको पता हो कि आपके पास पहला फ्लॉक आने तक जो प्रोडक्शन आपकी तैयार होती है उस प्रोडक्शन तक आपके तमाम जितनी भी बड़े खर्चे, छोटे खर्चे, मेडिसिन, फीड, लेबर, हर चीज उसमें शामिल होनी चाहिए। नंबर 2, आपके पास रियल मार्केट का इदराक हो, आपको पता हो कि जो कारोबार आप करने जा रहे हैं इस कारोबार की हकीकी मार्केट क्या है। यानी ये नहीं हो सकता कि कोई भी आपको कहे कि रैबिट से आप रातों रात अमीर हो जाएंगे और आप उस पर भरोसा करके और अपना पैसा इन्वेस्ट कर लें, कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं है। रैबिट ना ही
मनों के हिसाब से गोश्त देता है, ना ही ये कोई दूध देता है। इसका मुनाफे का जरिया सिर्फ और सिर्फ इसमें से जो पैदावार आती है उसी से आपका मुनाफा जनरेट होता है। और वो जो रैबिट दिन ब दिन माशाल्लाह से पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं, फार्म के फार्म खड़े कर दिए और मजीद बढ़ते जा रहे हैं, उसका जो अल्टीमेट जो उसकी मार्केट है वो बेसिकली है रैबिट का गोश्त। इसकी मार्केट पे आप काम करेंगे और ये वो मार्केट है जो आज भी है, 10 साल बाद भी होगी, 100 साल बाद भी होगी। जितना वक्त गुजरेगा इसकी पॉपुलैरिटी, इसकी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। ये ऐसा ही है जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग है। पोल्ट्री फार्मिंग के अवाइल में जैसे कि परेशानियां थी, सेम उसी तरह के अवाइल या उस तरह के परेशानियों से ये इंडस्ट्री जो है उस इमर्जिंग लेवल पे आज खड़ी है या वहां से गुजरती जा रही है। तो आपको पता हो कि आपकी जिस बिजनेस की तरफ आप आ रहे हैं उस बिजनेस की हकीकत क्या है, उसके प्राइसेस क्या हैं, उसकी कीमतें, अच्छे से अच्छा पेरेंटल फ्लैग कहाँ से मिलेगा और कितने का मिलेगा, आपको ये बेहतरीन तरीके से इदराक होना चाहिए, जिससे आपका पैसा जो है गलत जगह पे इन्वेस्ट ना हो सके। तीसरे नंबर पे गुड ब्रीड यानी कि अच्छी नस्ल, ठीक है जी, या पेरेंटल फ्लैग, वो नस्ल जो ज्यादा से ज्यादा पैदावार देने पर हामिल हो। यानी ऐसी नस्ल हो, सिर्फ नाम के न्यूजीलैंड वाइट नहीं चाहिए आपको प्रॉपर डेवलप शुदा पेरेंटल फ्लैग चाहिए जो कि बार बार एक ही खानदान में क्रॉस ना हो रहा हो। अगर तो इस तरह का मामला होगा तो आगे आने वाली जो नस्ल होती है वो कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देती, ना ही ग्रोथ के एतबार से, ना ही पैदावार के एतबार से, ना ही सर्वाइवल के एतबार से। तो ये इंतहाई ज़रूरी है कि आप एक ऐसे कंपनी से रब्ता करें जो प्रॉपर पाकिस्तान में पेरेंटल फ्लैग पे वर्क कर रही हो। जैसे कि माजी में हमने जब रैबिट इंपोर्ट करवाए तो 3 मुख्तलिफ ममालिक से रैबिट इंपोर्ट करवाए गए। उसका मकसद ये नहीं था कि कोई दूसरे रैबिट उनसे बुरे थे, बल्कि मकसद ये था कि अलग अलग रीजन से अलग अलग ब्लड लाइन जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल करवाए जा सके, जो कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से उसमें बचा जा सके। नंबर 4, अच्छी बेहतरीन रैबिट के लिए बेहतरीन खुराक, और ये खुराक भी 2 हिस्सों में तकसीम होती है, एक ब्रीडर रैबिट के लिए और एक बच्चों के लिए। जहां हम ब्रीडर रैबिट की बात करते हैं तो ऐसी खुराक जो कि आपके रैबिट की बॉडी रिक्वायरमेंट को मीट करे, उसकी ज़रूरत को पूरा करे। यानी ये ना हो कि आप या तो ऐसी खुराक दे जिससे मादाओं का दूध ही पूरा ना हो बच्चों को पिलाने के लिए, या उनका प्रॉपर स्ट्रक्चर ना बन सके, या हार्मोनल इम्बैलेंस उसमें डेवलप ना हो। एक इस तरह का वंडा जो है या इस तरह का बैलेंस तरीके से आपने खुराक का रूटीन रखना है, जिसमें ट्रीट्स वगैरह का आपने ख्याल रखना है, रफेजेस आपने इस्तेमाल करने हैं, जो कि बहुत सारी हमारी ट्रेनिंग वाले वीडियोस में तफसील से बताई गई हैं। इसके अलावा जो बच्चों के लिए, जो जैसे कि आपको ये पता हो कि बच्चे जो है उनको कैसे खुराक देनी है कि उनका मैक्सिमम सर्वाइवल हो सके, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं या तो पैदावार ले ही नहीं पाते या फिर पैदावार इतना तेजी से लेते हैं के बच्चे जो है वो कंप्रोमाइज्ड होते हैं, और अगर उनको खुराक कंप्रोमाइज तरीके से दी जाए तो उनका सर्वाइवल नहीं होता। तो रैबिट के बच्चों को ऐसी खुराक आपने देनी है जो कि उनकी जिस्मानी ज़रूरत को पूरा करे, इससे उनमें बीमारियां नहीं आएंगी, सर्वाइवल बेहतरीन होगा इसमें। 5 नंबर पे आपको ये पता हो कि तेज तरीन पैदावार कैसे मुमकिन है, क्योंकि जिस तरह इससे पहले आपसे डिस्कस किया कि बहुत सारे लोग या तो पैदावार ले ही नहीं पाते या इतनी तेज तरीन तरीके से लेते हैं जिससे बच्चे जो है वो भी डिस्टर्ब होते हैं और जो मादाएं होती हैं वो भी बीमार होना शुरू हो जाती हैं। तो तेज तरीन पैदावार लेने का जो तरीका है वो यही है कि अपने फार्म पे आपने हर 10-12 दिन के बाद मादाओं को चेक करना है जो आपने क्रॉस की होंगी। उनको चेकिंग करने के बाद जैसे कि प्रेग्नेंट है तो आपने उसके कार्ड पे लिख देना है कि प्रेग्नेंट। जो फीमेल कंसीव नहीं करेगी तो एग्जैक्ट उसी 11-12 दिन के बाद उनको आपने दोबारा क्रॉस करवा लेना है कि कम से कम दिन किसी मादा के आपके पास ऐसे गुजरे जबकि वो ब्रीडिंग में ना हो। यानी आपने हर हाल में किसी भी मादा को प्रोडक्शन लाइन में लेके आना है।
अगर कोई मादा प्रोडक्शन लाइन में आपके पास नहीं चल रही तो वो आपके फार्म पर बोझ बनी हुई है, उससे आपके फार्म को नुकसान होगा। ज्यादा से ज्यादा पैदावार के लिए जरूरी है कि आप एक्टिव तरीके से प्रॉपर फार्म पे हर 12 दिन के बाद जो है ये एक सर्कल जो है वो चलाते जाएंगे, और हर बार में एक साथ में ज्यादा से ज्यादा मादाओं को आपने मेट करवाना है। यानी ये ना हो कि आज एक मादा क्रॉस करवाई, 2 कल क्रॉस करवाई, ऐसा नहीं। एक दिन डेली यानी कि एक दिन पे ये सारी प्रैक्टिस चलवाएंगे और महीने में 3 दिन तकरीबन आपकी ये प्रैक्टिस जो है फार्म पे चलती रहती है। तो इस तरह से फ्लॉक वाइज आपके पास प्रोडक्शन भी आती है और आपका फार्म जो है बेहतरीन तरीके से ब्रीडिंग में चल रहा होता है। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ। मुझे यानी आदिल खान को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।